हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने YouTube चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को हिंदी लोक भारती के पद्य विभाग से छापा कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को छापा से संबंधित कुछ विशेष जानकारी यहाँ दे देती हूँ। बच्चों, छापा एक हास्य व्यंग परक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। कवि ने दर्शाया है कि आम आदमी के पास समुन्नत साधन नहीं होते हैं। उनके घर में खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी आयकर विभाग के अधिकारी उसके घर पर छापा डालते हैं। उसके घर की सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। अंत में हार कर जाते समय वे सिर्फ क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी ने तो गलत खबर दी थी। यही अधिकारी रईसों के घर जाकर कीमती चीज़ें अपनी हिरासत में ले लेते हैं। उन चीज़ों को वे सरकारी कार्यालय में जमा करते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि आयकर विभाग के अधिकारी उन चीज़ों में से कुछ चीज़ों को जिनके घर में कुछ नहीं मिलता, ऐसे गरीब लोगों में बांट दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। छापा के कवि ओम प्रकाश आदित्य के बारे में भी हम विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। आप एक सफल हास्य व्यंग कवि थे। आपको हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग का शिखर पुरुष कहा जाता है। आप छंद शास्त्र के भी ज्ञाता थे। इसी कारण काव्य की गहनतम संवेदना का आपको विशेष अनुभव है। इसी के साथ मैं आप लोगों को इस पद्य की परिचय देते हुए विशेष जानकारी दे देती हूँ। बच्चों, हास्य व्यंग कविताएं समाज में प्रचलित कुरीतियों एवं सामाजिक समस्याओं पर करारा व्यंग करती है और मनोरंजक हास्य भी उत्पन्न करती है। प्रस्तुत कविता में भी हम छापा एक हास्य कविता से माध्यम से कवि ओम प्रकाश जी ने सामान्य आदमी की आर्थिक स्थिति को समाज के सामने प्रस्तुत किया है। तो छापा कविता की पहली पंक्ति को हम देख लेते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्काकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। बच्चों, कवि के घर पर आयकर विभाग का बहुत बड़ा छापा पड़ा। आयकर विभाग के कई अधिकारी उनके घर पर पधारे। घर में आते ही उन्होंने कवि से कहा सोना कहाँ है। कवि ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया सोना तो मेरी आंखों में है, क्योंकि कई रातों से मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। वे आंख बबूला होकर बोले हम स्वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। कवि ने भी जोश में आकर कहा सुवर्ण तो मैंने अपनी कविताओं में बिखेरा है, उस सुवर्ण को मैं नहीं दे सकता। फिर उन्होंने झुंझलाकर कहा तुम हमारी बात को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हो, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से कमाया हुआ अर्थ चाहिए। यह सुनकर कवि ने हंसते हुए कहा अर्थ मेरी नई कविताओं में समाया हुआ है, यदि आप उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें। अब उन्होंने कड़क कर कहा चांदी कहाँ है। कवि ने भी भड़क कर जवाब दिया चांदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, मेरे बाल आहिस्ता आहिस्ता सफेद हो रहे हैं। कविता के आगे की पंक्ति में वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है, परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरच कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रोई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड,
उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। बच्चों, कवि के घर पर आए आयकर विभाग के अधिकारियों ने कवि से उद्भ्रांत होकर पूछा, तुमने नोट कहाँ रखे हैं? कवि ने तपाक से उत्तर दिया, मैं नोट परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करता हूँ। अब उन्हें गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने गरज कर कहा, हम आपसे मुद्रा के बारे में पूछ रहे हैं, वह कहाँ है? कवि ने गरज कर कहा, आप मेरी मुद्राओं को मेरे चेहरे पर देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने खड़े होकर कुछ सोचा और फिर वे कवि के शयन कक्ष में घुस गए। वहां पर वे कवि के एक फटे हुए तकिए की रुई नोचकर देखने लगे, शायद उसमें कुछ रुपए हों। उन्होंने टूटी अलमारी को खोल कर देखा, रसोई घर में जो खाली पीपियां थी उन्हें भी टटोल कर देखा, यहाँ तक कि कवि के बच्चों की गुल्लक को भी टटोल दिया। इतना सब कुछ टटोलने के बाद भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। कवि के घर का खाली जंगल देखकर उनका चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पे वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए, पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। बच्चों, कवि ने अंतिम पंक्ति में कवि के घर की पूरी तरह से छानबीन करने के बावजूद कुछ भी न मिलने के कारण आयकर विभाग के अधिकारियों ने कवि से माफ़ी मांगते हुए कहा कि किसी ने उन्हें गलत सूचना दे दी थी। अपनी असफलता पे वे मन ही मन पछता भी रहे थे। आखिर में वे अपना सिर झुकाकर वापस जाने लगे तो कवि ने उन्हें जाने से रोका और कहा, आप अब अपना सिर मत धुनिए, मैं जो कह रहा हूँ उस बात की ओर ध्यान दीजिए। यदि आपको मेरे घर पर अधिक धन मिलता तो आप ले जाते, लेकिन आप लोगों को मेरे घर पर कुछ नहीं मिला, इसलिए आप लोग मुझे कुछ न कुछ तो देकर जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग एवं सोफे होते हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, किंतु जिनके घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं है उनके यहाँ कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। तो आइए बच्चों, इस पद्य में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को हम सरल अर्थ में देख लेते हैं। पहला शब्द रोष, गुस्सा। अर्जित, कमाया हुआ। अर्थ, पैसा अथवा धन। तख्त, तख्तों की बनी हुई बड़ी चौकी। कनस्तर, टीन का पीपा। स्वर्ण, सोना। अनधिकृत, गैर कानूनी। शयन कक्ष, बेडरूम। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।